नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने जो पहल की है। 3 नए किसानों से जुड़े कानून हमारे सामने हैं। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। तो किस तरह किसान के खेत में बीज बोने से लेकर उसकी उपज की मार्केटिंग तक निजी कंपनियां किसानों के साथ खड़ी हों, किसान कहीं भी देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हों, और कृषि का जो बुनियादी ढांचा है गांव कस्बों में भी उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, इस सब को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। और 3 नए संशोधन के बाद 3 नए विधेयक हमारे सामने हैं। तो इन्हीं किसान कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता राम कुमार वालिया जी। तो आप हमें किसानों से जुड़ी जो भी क्या किस तरह से ये कानून किसानों की मजबूती के लिए है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही हमारे साथ हैं विजय देवराड़ी जी, आप देहरादून में मुख्य कृषि अधिकारी हैं। तो आप दोनों के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो राम कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 3 नए कानून हैं जो संशोधन के बाद हमारे सामने आए हैं, जिनमें किसान अपनी उपज को देश भर में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी एक तरह की जो दूसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर और किसान को उसकी उपज की सही और बेहतर कीमत मिले उसकी बात करता है। और तीसरा कानून जो आवश्यक वस्तु संशोधन नियम में जो अधिनियम के रूप में सामने आया है। तो जो लक्ष्य है सरकार का, बहुत तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए गए, सब्सिडी, आसान कर्ज। अब आपको क्या लगता है इन नए कानूनों से किसानों को किस तरह से राहत मिलने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक किसान नेता होने के नाते मैंने इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैंने इसका निष्कर्ष निकाला है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ताकि आपके माध्यम से उत्तराखंड के तथा पूरे देश के किसानों को सच्चाई मालूम हो। और आज जो कुछ राजनीतिक दल किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं, किसान उनके बहकावे में ना आए, तो मैं कुछ इस बिल के बारे में आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूं। मुख्यतः ये 3 विधेयक हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए हैं। नंबर 1, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। नंबर 2, कृषि सशस्त्रीकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये 3 विधेयक हैं और तीनों विधेयकों से अलग अलग लाभ किसानों को होने वाले हैं। हर एक विधेयक का अलग लाभ किसानों को मिलेगा, जो मैं विस्तार से अपनी बात को बताऊंगा। अभी तो केवल मैं इतना बताना चाहता हूं कि तीनों विधेयक पेश होने से एक तो जो किसान की मजबूरी थी कि किसान अपनी फसल को मंडी में ही बेचे और बिचौलियों के माध्यम से बेचे, जो आड़ती होते थे, उससे छुटकारा मिलेगा। किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकते हैं, अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ किसानों को प्राप्त होगा, किसान के संबंध बड़े बड़े व्यापारियों से स्थापित होंगे, निर्यात करने वाले लोगों से स्थापित होंगे, सीधे उनसे संबंध बनेंगे। किसान अपने खेत में भी अपनी फसल को उनको बेच सकता है तथा अच्छी कीमत पर भी उनको अपनी फसल बेच सकता है। और सबसे बड़ा फायदा किसान को यह होगा कि जब बड़े बड़े व्यापारी किसान की लहराती फसल को देखेंगे तो उसमें किसान को एडवांस भी मिल सकता है और ऋण भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा किसान की फसल का बीमे का लाभ उसको मिलेगा, बीमा हो सकेगा, और बहुत सारे लाभ इस विधेयक को लाने से सरकार के किसानों को होंगे, जो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा,
ये बात किसानों को समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए जो सरकार ने किसानों के लिए कदम उठाए हैं। जी, और देवरानी जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मंडी को हटा करके किसान को बेसिकली आज़ाद किया गया है कि वो कहीं पर भी अपनी उपज बेच सकते हो, और पहले भी कुछ जगहों पे और कुछ किसान ऐसा करते थे कि अपनी उपज सीधा निजी कंपनियों को बेचते थे, तो इसमें ये क्या है, किस तरह से किसान और कॉरपोरेट जगत एक दूसरे से जुड़ेंगे? मैडम, जो ये एक्ट अभी हमारे जो संशोधन विधेयक हमारे जो आए हैं, जैसा कि पहला कहा कि एपीएमसी, जो हमारी राज्य सरकारों में जितनी भी मंडियां हैं वो हमारा राज्यों का एपीएमसी एक्ट होता है, जिसके तहत मंडियों का गठन किया जाता है। मंडियों में हमारे जो है, जैसा कि वाली साहब ने बताया कि आड़ती होते हैं। मंडियों में मुख्यतः जो है ओपन ऑक्शन के माध्यम से जो है किसान अपना जो है जो भी उत्पाद है उसको बेच सकते हैं। अभी तक स्टेट में सभी स्टेटों में एपीएमसी एक्ट लागू होने के कारण जो है किसानों को ये बाध्यकारी है कि वो अपना माल जो है केवल जो मंडी है, जो संसूचित मंडियां हैं वहीं बेच सकते हैं, वो ओपन में नहीं बेच सकते हैं एज पर लॉ। अभी हमारा जो ये संशोधन जो एक्ट आने के कारण जो है अब किसानों का ऑप्शन है, अब वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे वो आपका कहीं ओपन मार्केट में किसी अन्य के साथ बेचे। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है कंपटीशन को बढ़ाना। जब आपस में जब कंपटीशन बढ़ेगा, आपका जो एक रिटेलर जो है आपका मंडी में आड़ती है, दूसरा हमारा ओपन मार्केट का जो हमारा जो बायर है वो जो भी बेटर प्राइस देगा, जो भी अच्छा मूल्य किसान को देगा, किसान इसके लिए स्वतंत्र है कि वो अपना माल किसी को भी दे सकता है। इस एक्ट के लाने से मंडियों को समाप्त नहीं किया गया है, जो कि कॉमन भ्रांति आ रही है कि मंडियों को समाप्त कर दिया गया है। एपीएमसी एक्ट के स्टेट है उन पे कोई नहीं छेड़ा गया है, इसमें वो भी लागू रहेंगे। किसान अब आज़ाद है कि इस एक्ट के आने से किसान की मर्जी है कि वो मंडी में बेचे या वो किसी कंपनी को, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी उपज बेचे। अब उसके बाद या स्टेट के बाहर कहीं भी बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। जी, और वालिया जी, जिस तरह से किसान हमारे देश में और उत्तराखंड की भी बात करें तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। तो जब हम कहते हैं कि किसान अब अपनी उपज का जो दाम है, जो कीमत है, वो खुद निर्धारित करेगा, तो उसके हित ना प्रभावित हो, और क्या वो मोलभाव करने की, क्योंकि वो छोटा किसान है, तो वो किस तरह से कंपनियों के साथ बातचीत करेगा, मोलभाव करेगा? छोटे किसान ऐसा किस तरह कर पाएंगे? देखिए, एक तो जब ये खुला बाजार एक तरह का लगेगा और किसान खुले बाजार में ग्राहक की तलाश करेगा कि जो अच्छा ग्राहक है हम उसको दे सकते हैं। एक तो बात यह है कि यदि सरकार खरीदेगी तो सरकार ने जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया है। एक तो फायदा किसान को ये हुआ है, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, जवार का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, अरहर का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, थोर का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, सभी चीज़ों के समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं। यदि सरकार खरीदती है तो उन दरों पर खरीदेगी किसान से। इसके अलावा भी यदि किसान को और अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि उत्तराखंड के किसान हैं, उत्तराखंड में तो जैविक कृषि की बहुत बड़ी संभावना है जी, और उत्तराखंड की जैविक कृषि की मांग देश विदेशों में है। बॉम्बे के अंदर बाजार लगते हैं जैविक कृषि के बाजार, दिल्ली के अंदर लगते हैं, अन्य देश के अन्य स्थानों पर भी लगते हैं, वहां भी किसान अपने उत्पाद को बेच सकता है। जहां भी किसान को अच्छे दाम मिलते हैं वहां किसान बेच सकता है, बिचौलियों का झंझट समाप्त हो रहा है और ओपन मार्केट में किसान अपने कृषि का, अपनी फसल का प्रचार प्रसार कर सकता है कि देखिए ये मेरी फसल है और इसको मैंने इतने मेहनत से बनाया है, इतनी अच्छी मेरी फसल है। उसके फोटो दे सकता है और विक्रेता को वहां ले जा भी सकता है कि देखिए मेरी ये फसल है। तो ये सारे लाभ किसान को मिलने वाले हैं और ये सब करके स्वतंत्र बनाया गया है किसान को। और जो बरसों से ये एक अधीन होने की जो दास्ता वाली एक परंपरा थी वो सरकार ने पूर्णतः समाप्त कर दी है। और किसान को इस विधेयक को लाने से जो आजादी प्राप्त होगी, जो एक खुली बात अपनी करने की, सीधी बात करने की और भुगतान की, जो सबसे बड़ा लाभ भुगतान किसान को मिलेगा कि पहले किसान को भुगतान मिलने में बड़ी दिक्कतें आती थी।
इस विधेयक को लाने से सीधा पैसा किसान के खाते में जाएगा, बिचौलियों का पूर्णतः संबंध समाप्त हो जाएगा और बिचौली किसान को परेशान नहीं कर पाएंगे। और विजय जी, जो अभी ये बात कही वालिया जी ने, एक थोड़ा सा संशय जो कह सकते हैं लोगों के अंदर है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम मूल्य निर्धारण MSP को लेकर है। तो ये किस तरह से हो गया? क्या किसानों को यहाँ डरने की ज़रूरत है या उनके लिए सरकार ने एक सुरक्षा दी हुई है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी उपज का कम मूल्य मिले? मैं जैसे कि वालिया साहब ने कहा, मैं एक पिछले पॉइंट को भी लेके चलूँगा। जैसे आपने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमारे बड़े बायर्स आ रहे हैं उनसे मोल भाव कर सके, इसके लिए उनको सशक्त किया जाएगा। उनको सशक्त करने के तरीके हैं, वो एक समूह बना सकते हैं अपना। FPOs का वर्ड आ रहा, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक समूह। जो किसान एक फसल को उत्पादित कर रहे हैं उनका समूह बनाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 100 लोगों का समूह बनाया जा सकता है और मैदानी क्षेत्रों में 300 लोगों का एक समूह बनाया जा सकता है। उस समूह को जो है विधिवत पंजीकृत किया जाएगा, या तो वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो सकते हैं या फिर राज्य सरकार की जो है स्वायत्त सहकारिता, जो हमारा सहकारी विभाग का है, उसमें वो पंजीकृत होकर एक जो है लीगल बॉडी को, लीगल एंटिटी बन सकते हैं, जिसके पश्चात वो जो है किसी भी मार्केट पे, चाहे वो जो FPO, अगर कोई हमारा एक FPO बन गया, वो अन्य लोगों से खरीद भी सकता है, वो बेच तो सकता ही सकता है, वो खरीद भी सकता है, और बड़े बायर से जो है वो जो है बात करने के लिए एक पैरेलल लेवल पे पहुंच सकता है। एक तो ये बात होगी कि जो छोटे किसान कैसे बड़े बायर से बात करेंगे, तो उनको समूह बना के FPO के जरिए, एक तरह का एक कोऑपरेटिव समूह होगा जिसके जरिए वो बातचीत करेंगे। दूसरी बात है कि जो MSP की बात जहां तक की है, मैंने पूर्व में भी कहा, सरकार ने APMC एक्ट को समाप्त नहीं किया है। MSP की प्रथा पूर्व की भांति चलती रहेगी। सरकार ने जो भी केंद्र सरकार ने अभी जो हमारा रबी सीजन जो भी गतिमान स्टार्ट होने वाला है, अभी धान की हमारी खरीफ सीजन की कटाई चल रही है, आगामी हमारा रबी सीजन की पर्वतीय क्षेत्रों में तो हमारी बुआई स्टार्ट हो रही है, उसके लिए जो MSP ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। रबी 2021 के लिए जो है रबी सीजन के MSP ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। तो किसानों को ये डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि जो है MSP को समाप्त कर रही सरकार जो है कोई अन्य प्रथा को लाएगी, बिचौलियों जो है प्राइवेट वेंडर जो है उनसे कम दामों पर खरीदेगा। तो किसान के पास ये फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता है कि वो जो MSP रेट पे, जो चाहे वो FCI को या फिर हमारे जो है मंडियों को बेचे, या फिर जो है उन्हीं दरों पे या फिर उससे उच्च दरों पे जो है वो जो भी उनको अच्छा मार्केट, अच्छा रेट दे रहा है प्राइवेट वेंडर कोई है या कोई अन्य क्रेता जो है उनको अच्छा मूल्य दे रहा है, उसको देने के लिए भी वो स्वतंत्र है। जी। और वालिया जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है और यहाँ पर भी किसानों को कहा जाता है कि आप एकजुट होकर के किसी तरह से, जिससे कि एक फसल का उत्पादन बेहतर हो, बड़े पैमाने पर हो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के किस तरह की बातें कही गई हैं इस कानून में? देखिए, मैं सबसे पहले इस कानून के 5 फायदे जो किसानों को होने वाले वो मैं बता देता हूँ जी। एक तो जो भंडारण किसान अपनी फसल का कर पाएगा, अच्छी तरह से भंडारण कर पाएगा, और भंडारण करने के बाद जब वो समझेगा कि अब अपनी फसल को बेचने का सही समय है, अब अच्छी मुझे कीमत इसकी मिल रही है, तब वो उसको बेच सकता है समझदारी के साथ। सारी जानकारी उसको दी जाएगी, ऐसे भंडारण किया जाता है, यहाँ यहाँ स्टोर हैं, स्टोरेज हैं, यहाँ अपनी फसल को रखा जा सकता है। एक तो फायदा ये होगा उसको। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि मंडी के बाहर वो जहाँ चाहे वहाँ अपनी फसल को बेच सकता है। तीसरी बात, बड़े बड़े व्यापारियों से उसके संबंध स्थापित होंगे, जहाँ उनसे वो सीधे बात करेगा और जो जहाँ ठीक उसको दाम मिलेगा, अगर सरकार से भी अच्छा कोई दाम उसको दे रहा तो उनको भी वो दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं है सरकार को देना, और सरकार तो खरीदेगी ही। इसके अलावा समर्थन मूल्य जो बढ़ाए गए हैं, गेहूं का बढ़ाया गया है, और गेहूं का जैसे 1925 रुपये था 1975 रुपये कर दिया गया है, और धान का मूल्य 65 रुपये बढ़ाया गया। सभी चीज़ों के जो सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं वो भी किसान को इसका सीधा लाभ मिलेगा जी। तो ये सारी चीज़ें किसान को जान लेनी है, समझ लेनी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया इस बिल का विरोध करने से पहले इसको पूरा पढ़ जरूर लें। बहुत सारे लाभ हैं जो इस बिल में किसानों के लिए रखे गए हैं, वो जरूर उसकी जानकारी प्राप्त कर ले, पढ़ ले, और उसके बाद यदि वो
उसको लगता है कि विरोध करना चाहिए तब विरोध करे, उससे पहले विरोध ना करे। देखिए विरोध नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम बता सके, जानकारियां अभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो आपसे बात करूंगी मैं कि बहुत बारी क्या होती है, हमारे यहाँ कृषि बहुत हद तक मौसम पर भी निर्भर करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी मैं पूछ रही थी कि मान लीजिए किसी से करार हो गया, किसी किसान का आलू का उत्पादन है या कुछ भी, और मौसम की मार पड़ी, उस स्थिति में क्या होगा? वो किसान ने जिस कीमत तय की थी उसके साथ ही वो कंपनी के साथ आगे बढ़ेगा, या उस स्थिति में फिर किसान की को क्या होगा? ये अच्छा कुछ सवाल है। इसमें दो पहलू इसमें आ रहे हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे कहा कि पूर्व में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी हमारी। अंतर क्या है इसमें एक अंतर ये कि इट विल बी एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, और वो जो है एक पंजीकृत डॉक्यूमेंट होगा। पहली बात तो ये है। म्यूचुअली एग्रीमेंट, दोनों जो है पक्ष है, क्रेता और विक्रेता जो है, किसान और जो क्रेता जो भी हमारा जो है, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो कि हम किस शर्तों पे आधार पर जो है हम जो भी उपज उत्पादित कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होगी, क्या ग्रेड होगा उसका, और क्या कीमत होगी। इन तीनों का जो है फसल को उगाने से पूर्व ही जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसमें ये रिटर्न होगा और जो है एक ये एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट होगा। पहले हमारे वर्बल डॉक्यूमेंट होते थे, हमारे जो है जबानी डॉक्यूमेंट होते थे, वो जो है पंजीकृत नहीं होते थे। एक तो प्रमुख अंतर इसमें ये है कि एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। दूसरा सवाल जब आ रहा है कि जो आपने जो दैवीय आपदा की है उसकी स्थिति में कैसे इसमें जो है किसानों को कैसे बचाव किया जाएगा, तो एक अच्छा सवाल है इसमें जब रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं, जैसा कि दोनों पक्षों के मध्य जो है सामंजस्य बैठेगा। जैसे कि है इनपुट कौन देगा। अगर सपोज जो बायर है उसको जो है अच्छी क्वालिटी का जो आपका टमाटर चाहिए, या अच्छा आपको जो है हाइब्रिड राइस चाहिए, बासमती राइस चाहिए कोई चाहिए, तो कौन सी प्रजाति का चाहिए उसको। सपोज 11-21 का उसको बासमती चाहिए, पूसा 11-21 का बासमती चाहिए, तो हो सकता है कि जो है आपका जो क्रेता है, जो बायर है, वो उसको स्पेसिफिक क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराए। तो ये प्रोविजन इसमें आएगा कि जो है अगर क्रेता को जो स्पेसिफिक क्वालिटी का या जो स्पेसिफिक वैरायटी का सीड उसको उत्पादित कराना है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख सकता है कि वो बीज कौन उसको उपलब्ध कराएगा। हो सकता है जो फर्म आ रही, जो कंपनी आ रही, वो उपलब्ध कराए। दूसरा चीज़ है इसमें कि दैवीय आपदाओं के संबंध में जो है इसमें ये भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी चल रही है और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी जो है धान्य फसलों को कवर करती है, जैसे कि गेहूं, धान और मंडवा को जो है उत्तराखंड में मुख्यतः ये फसल कर रही है, और कुछ जनपदों में जो है हमारी मसूर की फसल भी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आती है। इस बीमा योजना में जो है कि जो आपका जो है प्रीमियम बहुत कम है। खरीफ फसलों में केवल 1.5% का है और रबी फसलों में 2% का जो है केवल प्रीमियम है। रेस्ट प्रीमियम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। एक तो ये हो सकता है कि जो है इस प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा। अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है तो हो सकता है किसान भी करने के लिए एग्री हो सकता है, चाहे तो जो है जो फर्म, जो कंपनी है, वो भी ये भी एग्री हो सकती है कि भैया मैं आपकी फसल को लूंगा और आपका जो ये बीमा का जो प्रीमियम होगा उसको भी मैं बियर करूंगा। एक चीज़। दूसरा चीज़ है हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, अर्थात जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, चाहे हमारा सेब है, चाहे हमारा आम है, लीची है, या फिर हमारी जो है मसाले की खेती है, जो हमारा आलू है, चाहे हमारा जो अदरक है, बीन्स है, इन सबको जो है इन पे 5% का प्रीमियम रेट है। तो एक तो हमारा है कि जो है जो हमारी फसल बीमा की योजना लागू है उसको कौन वहन करेगा, उसका जो है ये उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के मध्य जो है ये स्पेसिफिक होगा। ये रिटर्न में आएगा कि भैया या तो कंपनी करेगी या फिर फार्मर को करेगा, ये एक रिटर्न आएगा। ये मैंडेटरी होना चाहिए उसमें जो उनके क्लॉज में, कि ताकि जो है उनकी अनफोर्सिन जो भी दैवीय आपदाएं आती है उससे बचाव के लिए जो है इसमें हो सके। एक चीज़ तो ये हो गया कि जिनको हम कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो कि अनफोर्सिन आपदाएं हैं, जैसे कि फोर्स मेजर इसमें आएंगे, जो कि अप्रत्याशित घटनाएं हैं। उनकी स्थिति में जो है उसके लिए क्लॉज में एक अलग से प्रोविजन आया कि अगर हमने जो है अगर बासमती राइस के लिए जो है किसी ट्रेडर ने जो है किसान से समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ऐसी कोई जो है अनफोर्सिन जो है दैवीय आपदा आ गई है जिसका कि जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में ना फसल बीमा में कोई कवर नहीं होता है, उसके लिए अलग से प्रावधान भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाएंगे कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, ताकि किसान के हित सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि कंपनी कहे कि हमने तो आपसे इस क्वालिटी की बात कही थी लेकिन मौसम की मार या कीड़े लग गए, जो होता है कृषि में अमूमन, तो किसान के हित सुरक्षित रहने चाहिए। इसमें और भी है, जैसे कि उसको टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाएगा। इसमें वेदर बेस्ड जानकारी जो किसान को है जी, ये अच्छे इनपुट जो है, अच्छी खाद हो गया, अच्छे जो है कृषि रक्षा रसायन हो गए, कंपनी किसान के साथ बीज, जैसे बीज बोने से लेकर खाद और सारा सपोर्ट
की तरह काम करेगी। ये प्रोविजन इसमें बिल्कुल इनबिल्ट है, ये किया जा सकता है इसमें। और अधिकांश कंपनियां जो बड़े अच्छे उत्पाद लेना चाहेगी वो अपनी फसल को जो है पूरी प्रोसेस को एक सिक्योर करना चाहेगी, तो इन सभी जो मेजर्स को वो अवश्य फॉलो करेगी। जी। और वालिया जी, एक जो बात आ रही है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया है, आलू, प्याज और इन चीज़ों को भी, तो एक डर है कि कई बार हमने देखा है कि प्याज के दाम 80, 90, 100 रुपए किलो तक, टमाटर, आलू के दाम बहुत ऊपर चले जाते हैं, और जो जमाखोरियाँ इस तरह का काम होता है, तो इस तरह का की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि इससे इसका आम उपभोक्ता जो है उस पर किस तरह से फर्क पड़ेगा? देखिए, इनको आवश्यक वस्तुओं से हटाने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अच्छी फसल को खरीदने के लिए जो बड़े व्यापारी हैं वो ललायित होंगे कि हम अच्छी फसल किसान की खरीदें और उसको अच्छे दामों पर बेचें। जितने भी आप देख रहे हैं कि आज बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं जिसमें सब्जी, अच्छी सब्जी मिलती है, आलू, प्याज, ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो लोग किसानों के प्रति आकर्षित होंगे और जिस किसान की बहुत अच्छी फसल होगी उसको बहुत अच्छा पैसा उसका मिलेगा, तो उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि उसको आवश्यक वस्तु से उसको हटा दिया गया है, उसका बल्कि और फायदा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बड़े बड़े व्यापारियों से उसके संबंध बढ़ेंगे और किसान भी जब उसको लगेगा कि अच्छी फसल उगाने से ये फायदा हो रहा, तो किसान अच्छी से अच्छी फसल को उगाने का काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि जैविक कृषि का बढ़ावा मिलेगा, जैसे जैविक आलू है, आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड का जैविक आलू आम आलू से कई गुना ज्यादा महंगा है जी, उसकी डिमांड है। जैविक आटा है, जैविक आटे को खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जैविक आटे, बिल्कुल, अब तो मंडुवे की डिमांड आ गई है। हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे झिंगोरा है, मंडुआ है, तो इन सब का जो है उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी बिक्री भी बढ़ेगी और किसानों की दशा और दिशा में निश्चित तौर पर इसका सुधार होगा। बस किसानों को समझने की जरूरत है और मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का काम करे। उत्तराखंड सरकार से भी अपील करता हूं और केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि इसके विज्ञापन दिए जाएं और विज्ञापन देकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का काम किया जाए। आज जो किसान परेशान है, जो किसान की समझ में बात नहीं आ रही, उसको समझाया जाए कि इससे तेरा कोई नुकसान नहीं, तेरा फायदा ही फायदा है। जी, और मैं आपसे भी यही एक बात आखिर में पूछूंगी कि जो आम उपभोक्ता है, जो खरीद रहा है, किसान है और कंपनी है, उसके बाद जो बाजार में सामान आ गया, तो स्टॉकिंग जैसी चीज़ों से हम बचे, जमाखोरी से बचे, इसके लिए किस तरह का प्रावधान किया गया है? इसी जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमारा है उसके तहत पहले ये हमारा जो है स्टॉकिंग पे प्रतिबंध था कि स्टॉकिंग नहीं कर सकता एक सर्टेन लिमिट से। अभी जो हमारा ऑर्डिनेंस में आया, जो हमारा एक्ट आया है, बिल आया है, उसमें हमारी जो है काफ़ी सारी फूड ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड, फ्रूट्स को, इनमें से और जो डेयरी प्रोडक्ट, इनमें जो है स्टॉकिंग की लिमिट को हटा दिया गया है जी। ये एक वाजिब भ्रांति है कि कई लोग ये सोचेंगे कि इसमें स्टॉकिंग करके जो है लोग माल को रोक लेंगे, लेकिन जो है उसके बाद देर में निकालेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मोस्टली जो है हमारी काफ़ी सारी इसमें पेरिशेबल चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, तो उनको निकालना ही होता है मार्केट में जो है। और भारतवर्ष में अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ जो है धान्य फसलों में तो हम बहुतायत में, मतलब शॉर्टेज कहीं भी नहीं है, इतना अधिक प्रोडक्शन है कि जो है उसको स्टॉक करके जो है वो क्या करेंगे, उनको तो निकालना ही, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड उसको जो है मार्केट में निकालना ही पड़ेगा। अनलिमिटेड समय के लिए स्टॉक नहीं कर सकता कोई भी चाहे बड़ा भी, अगर कोई स्टॉकिस्ट है, बड़ा कोई फर्म भी है, तो अनलिमिटेड समय के लिए स्टॉक नहीं कर सकता उसको। और मार्केट में प्रोडक्शन बहुत अधिक है, अगर शॉर्टेज होती है तब स्टॉक करने वाली कंडीशन आती है। लेकिन भारतवर्ष में जो है धान्य फसलों की जो है दलहनों के भी जो है अब हम सफिशिएंसी की तरफ पहुँच रहे हैं। दलहनों में, तेलन में थोड़ी हमारी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन धान्य फसलें, धान, गेहूं, चावल जी, उत्पादन हमारा बहुत सफिशिएंट उत्पादन है, तो स्टॉकिंग की समस्या नहीं है जी। ऐसा ये भी एक डर है लोगों का, जिसको दूर करना जरूरी है। तो चलिए, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और किसानों से जुड़े इन कानून को लेकर ये जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रणाम करता हूं आपके दर्शकों को जी। तो ये जो 3 नए किसान कानून हैं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए हैं, ताकि किसान को उसकी उपज का अधिक बेहतर दाम मिल सके, किसान स्वतंत्र हो सके और किसान एक बिजनेसमैन की तरह अपने प्रोडक्ट को लेकर अप्रोच कर सके, इसमें ये कोशिश की गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि किसान इससे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में हमारे इतना ही। नमस्कार।